नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग ह्यूमन डिजीज़ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज़ का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके अंतर्गत हम लोग जीवाणुओं से होने वाले सभी रोगों का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में विषाणु से होने वाले सभी रोगों का अध्ययन करेंगे। तो विषाणु जनित रोगों का अध्ययन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि विषाणु होता क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले विषाणु का परिचय देख लेते हैं। तो जो विषाणु होता है यह अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रह करके प्रजनन करते हैं और ये सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं। यानी जो वायरस होता है यह अकोशिकीय नॉन सेलुलर होता है, यानी इसके अंदर कोई भी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और यह जो वायरस होता है यह न्यूक्लियो प्रोटीन का कण होता है। न्यूक्लियो जो होता है यह न्यूक्लिक अम्ल होता है और न्यूक्लिक अम्ल आरएनए प्लस डीएनए से मिलकर बनता है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो वायरस होता है वह आरएनए अथवा डीएनए प्लस प्रोटीन इन तीनों का सम्मिश्रण होता है। और यह जो वायरस होता है इनको सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वायरस जब किसी सजीव के संपर्क में नहीं आए रहते हैं तो उस समय यह इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उस समय कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जैसे यह किसी सजीव के संपर्क में आते हैं यह तुरंत अपना क्रिया शुरू कर देते हैं। उस सजीव के संपर्क में आकर के उनके कोशिकाओं में जा कर के यह तुरंत रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं, यानी प्रजनन क्रिया शुरू कर देते हैं। और यह जो विषाणु होता है यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। और वायरस के अध्ययन को हम लोग विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और हम लोग यह अब बात कर लेते हैं कि वायरस का खोज किसने किया था। तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवास्की ने किया था। इन्होंने तंबाकू के पत्ती में जो मोज़ेक रोग पाया जाता है उस मोज़ेक रोग के कारणों का पता करते समय वायरस का खोज किया था। और हम लोग यह देख लेते हैं कि जो लुई पास्चर और बिंजरिक हैं इन लोगों ने वायरस को जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायरस को जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया था। तो यह लुई पास्चर और बिंजरिक थे जिन्होंने जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। और इसका बाद में आगे चलकर यह भी पता लगाया गया कि जो एड्स रोग होता है यह भी विषाणु के कारण ही होता है। और यह जो एड्स होता है इसके वायरस का नाम HIV होता है, जिसका पूरा नाम होता है मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस। जो वायरस होता है इसकी रचना में दो फैक्टर सबसे अधिक कार्य करते हैं। जो इसका जो बाहरी आवरण होता है वह प्रोटीन का बना होता है, जबकि जो वायरस की जो अंदर का भाग होता है वह न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी उसमें या तो आरएनए पाया जाएगा या फिर डीएनए पाया जाएगा। और इसका जो वायरस का जो बाहरी आवरण होता है इसको कैप्सिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि छोटी छोटी प्रोटीन इकाइयों का बना होता है। और इस वायरस की जो पूरा कण होता है इन पूरे कण को मिला करके विरियान कहा जाता है, विरियान के नाम से जाना जाता है। और वायरसों में जो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए होता है इन दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आरएनए और डीएनए दोनों साथ में पाया जाए, इन दोनों में से कोई एक ही रहता है। ऐसे रोग संक्रामक कारक जिनमें केवल प्रोटीन होता है, यानी अब हम लोग यहाँ पे प्रियान की बात कर लेते हैं। प्रियान, तो प्रियान किसे कहते हैं? जो प्रियान होता है वह ऐसे संक्रामक कारक होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल उसके अंदर नहीं पाया जाता है। यानी आरएनए एवं डीएनए का जब अभाव पाया जाता है और सिर्फ प्रोटीन ही उसके अंदर पाया जाता है, ऐसे संक्रामक को हम लोग प्रियान के नाम से जानते हैं। जो भेड़ों के अंदर स्क्रैपी रोग होता है और गायों के अंदर जो पगला जाने वाला रोग यानी मैड काऊ रोग जो होता है यह प्रियान के कारण ही होता है, यानी प्रियान इसके लिए उत्तरदायी होता है। यह जो भेड़ों में स्क्रैपी रोग होता है इसमें जो भेड़ें होती है यह अपने शरीर को किसी खुरदरे या फिर किसी ठोस जगह लगातार रगड़ती रहती है, जैसे किसी दीवार हो गया या फिर किसी पत्थर हो गया, उससे बहुत ज़्यादा रगड़ती रहती हैं और रगड़ते रगड़ते अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अब जो विषाणु होता है विषाणुओं की सहायता से, यानी विषाणु जो होता है यह कई प्रकार का होता है। एक तो लाभदायक भी होता है तथा कुछ विषाणु हानिकारक होते हैं। तो जो विषाणु होता है इसकी सहायता से जल को खराब होने से बचाया जा सकता है। जो जीवाणु भोजी होता है इसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, इसके द्वारा जल को सड़ने से रोका जाता है। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि जो गंगा एवं यमुना का जल है यह काफ़ी दिनों तक ऐसे ही बना रहता है, यह जो है प्रभावी यानी दुष्प्रभावित क्यों नहीं होता, या दूषित क्यों नहीं होता है। तो इसका जो मूल रीज़न है वह मूल रीज़न यही है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है यह गंगा के जल में पाया जाता है, जिसके कारण जो गंगा का जल है वह जल्दी दूषित नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक रखने के बाद भी वह वैसे ही बना रहता है। अब हम लोग वायरस जनित रोगों को देख लेते हैं।
तो इसमें जो सबसे पहला रोग है एड्स। एड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो एड्स होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इस रोग का जो विषाणु होता है, इस विषाणु का नाम होता है HIV, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी बोला जाता है। HIV के द्वारा ही एड्स रोग प्रसारित किया जाता है। और यह रोग जो होता है वह असुरक्षित यौन संबंध तथा असुरक्षित रक्तदान के कारण ही फैलता है। यानी जब किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति अपना अपना रक्त प्रदान करता है, रक्त देता है, तो अगर वह व्यक्ति पहले से ही उस HIV से ग्रसित है तो उसका रक्त चढ़ाने पर जिस रोगी व्यक्ति में चढ़ाया जाएगा वह भी HIV ग्रसित हो जाएगा। इसके लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति का रक्त हम ले रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर HIV नहीं होना चाहिए, यानी उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और इसमें यानी इस रोग में HIV रोग में जो रोगी होता है उसके अंदर पूरी तरह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु HIV होता है यह रेट्रोवायरस समूह का एक विषाणु होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो HIV होता है यह किस वायरस समूह का विषाणु होता है, तो यह HIV जो होता है यह रेट्रोवायरस समूह का विषाणु होता है। और जो मनुष्य के अंदर जो WBC होता है उसमें T लिम्फोसाइट पाया जाता है। यह T लिम्फोसाइट रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन जो एड्स से ग्रसित व्यक्ति होता है उसके अंदर यह T लिम्फोसाइट जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। एड्स विषाणु जो होता है इसके अंदर RNA तथा प्रोटीन पाया जाता है। यह कई बार पूछा गया है कि जो एड्स का विषाणु होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो RNA और प्रोटीन पाया जाता है। और एड्स के विषाणु के लिए यानी जो एड्स होता है इसके जांच के लिए एक परीक्षण किया जाता है जिसको एलिसा परीक्षण बोलते हैं। एलिसा परीक्षण के द्वारा ही पता चलता है कि यह व्यक्ति एड्स से ग्रसित है या नहीं। इस एलिसा परीक्षण का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट। यह एलिसा का फुल फॉर्म है। यह जो HIV रोग होता है इसके उपचार के लिए जियोडीन या एजिडोथाइमिडीन का प्रयोग किया जाता है। यानी यह जो जियोडीन है यह एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जो HIV के उपचार में प्रयोग किया जाता है। जो संपूर्ण विश्व में HIV पाया जाता है यह HIV विषाणु 9 प्रकार का होता है पूरे विश्व में। और जो भारत में इसका प्रकार जो सबसे अधिक प्रभावी है वह है HIV-C के द्वारा ही पूरे भारत में जितने भी HIV ग्रसित लोग हैं यही वायरस इसको प्रभावित करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो वायरस का 9 प्रकार होता है तो भारत में जो वायरस प्रभावित है वह कौन सा प्रकार है। जो भारत में प्रभावित है वह HIV-C प्रकार का वायरस है। पूरे विश्व में जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग छोटी माता अथवा चेचक को देख लेते हैं। यह जो चेचक होता है इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बने, इससे सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है कि जो छोटी माता होता है या फिर जो चेचक होता है यह विषाणु जनित रोग है। और इसका जो वाहक होता है यानी जो इसका वायरस होता है वह वायरसेला विषाणु होता है। बस इतना ही याद करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इससे प्रश्न अभी तक नहीं बना हुआ है। यह जो चेचक होता है इससे जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसके शरीर में फफूले पड़ जाते हैं और चकत्ते पड़ जाते हैं। वो जो फफूले होते हैं जब वो फूट जाते हैं तो उसके फूटने के बाद शरीर के अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनके अंदर चेहरे पर या फिर जहाँ भी वह यह चेचक होता है वहाँ पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो यही रीज़न है कि जब वह फफूला बड़ा होता है वह जब फूट जाता है तब जाकर के वहाँ पर वह अपना निशान छोड़ जाता है। अब हम लोग पोलियो को देख लेते हैं। जो पोलियो होता है यह एक संक्रामक रोग होता है जो कि पोलियो माइलिटिस वायरस के द्वारा फैलता है। यह रोग दूषित भोजन तथा जल द्वारा फैलता है एवं इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वह तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम। यह कई बार पूछा गया है कि जो पोलियो रोग होता है वह किसके द्वारा फैलता है, तो यह दूषित भोजन एवं जल के द्वारा फैलता है। तथा यह भी पूछा गया है कि जो पोलियो होता है इसके अंदर कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो यह जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, यही सबसे अधिक प्रभावित होता है। और पोलियो के टीके की जो खोज की थी वह सर्वप्रथम जॉन साल्क ने 1952 में की थी। और यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज में पहुंच करके तंत्रिकाओं में जो तंत्रिका ऊतक होती है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे जो मस्तिष्क होता है वह पेशियों को जो अपना सूचना प्रदान करता है, जो निर्देशित करता रहता है, वह सूचनाएं देना पूरी तरह से बंद कर देता है, जिससे जो व्यक्ति होता है वह सूचनाएं पाने में अक्षम हो जाता है, उसकी तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती हैं
और वह व्यक्ति जो है पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। पैरालिसिस को हिंदी में पक्षाघात भी बोलते हैं। और ये जो पोलियो पिलाया जाने वाला जो ड्रॉप होता है, इसका खोज एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में किया था। यह भी कई बार पूछा गया है कि जो पोलियो ड्रॉप है उसका खोज किसने किया था, तो यह एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में किया था। अब हम लोग पीलिया रोग को देख लेते हैं। जो पीलिया होता है इसको इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, और यह हेपेटाइटिस ए के द्वारा होता है। जो हेपेटाइटिस होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई। तो इसमें जो हेपेटाइटिस ए होता है इसी के द्वारा पीलिया रोग होता है। जो पीलिया होता है यह एक घातक रोग है जिसमें यकृत पूरी तरह से प्रभावित होता है, लीवर। यह कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पीलिया के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह लीवर प्रभावित होता है, एक यकृत प्रभावित होता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया कि जो हेपेटाइटिस होता है उसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसका उत्तर भी यही होगा, यकृत होगा। इस पीलिया नामक रोग में जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वह रुधिर, यानी जब यकृत कोशिकाएं होती हैं उसमें जो रुधिर बनता है उसमें जो रक्त का विघटन बहुत बड़े मात्रा में होने लगता है। तो उसमें जो बिलिरुबिन उसमें से जो निकलता है, यह बिलिरुबिन पीले रंग का होता है। यह जो है यकृत कोशिकाएं उसको ग्रहण नहीं कर पाती हैं, और यही रीज़न है कि जो बिलिरुबिन होता है यह रुधिर में पूरी तरह से फैल जाती हैं और रुधिर के बाद पूरे शरीर में फैल जाती हैं। तथा इसका जो लक्षण होता है, यानी जो पीलिया रोग होता है इसका जो लक्षण होता है, इसमें यह होता है कि जो त्वचा होता है वह पूरी तरह से पीला पड़ जाती है। उसका जो संबंधित रोगी होता है उसका जो नाखून होता है, नेल होता है, वह भी पीला पड़ जाता है, तथा उसकी आँखें जो होती हैं वह भी पीली पड़ जाती हैं। और इसमें जो रोगी होता है उसका जो मूत्र होता है वह पीला और हल्का हरा हो जाता है, एवं उसका जो मल होता है वह भूरे कलर का हो जाता है। और हम लोग डेंगू रोग को देख लेते हैं। जो डेंगू रोग होता है इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, यानी हड्डी तोड़ ज्वर भी बोलते हैं। यह रोग एक प्रकार का वायरस संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस या फिर एडिज इजिप्टाई नामक मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। यह जो नाम है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूलेक्स फैटिगेंस या एडिज इजिप्टाई नामक मच्छर, इसी के द्वारा यह डेंगू फैलाया जाता है। और डेंगू ज्वर में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों और जोड़ों में बहुत भयंकर पीड़ा होती है। और कभी कभी तो यह जो डेंगू होता है यह महामारी का रूप लेता है, बहुत अचानक ही यह बहुत लोगों के में प्रभावित हो जाता है, बहुत लोगों में फैल जाता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, तो यह डेंगू ज्वर होता है। हम लोग हाइड्रोफीबिया को देख लेते हैं। जो हाइड्रोफीबिया होता है इसको रेबीज भी बोलते हैं, और ये जो रेबीज होता है यह भी एक घातक विषाणुजन्य रोग होता है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से प्रभावित करता है। यह रोग जो होता है यह मनुष्य में ऐसे जानवरों के काटने से होता है जिस जानवर में यह रेबीज विषाणु पाया जाता है, यानी ऐसे जानवर जिसमें रेबीज विषाणु होते हैं उन्हीं के काटने से मनुष्य में यह रेबीज नामक रोग होता है। जैसे कि जो पागल कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गीदड़ हो गया, लोमड़ी हो गया, इन सभी के अंदर रेबीज विषाणु पाया जाता है। अतः अगर यह चारों अगर जो है मनुष्य को काटते हैं तो उस मनुष्य को रेबीज नामक रोग हो जाएगा। और रेबीज का जो रोगी होता है उसको जल से बहुत ज़्यादा, यानी जो पानी होता है इससे बहुत ज़्यादा भय लगने लगता है, और एक समय तो ऐसा आता है कि रोगी जैसे ही पानी देखता है तुरंत वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, और वह बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, और चिल्लाने की आवाज़ निकालते निकालते एक समय ऐसा आता है कि वह कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, और वह अंततः जो रोगी होता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और हम लोग मेनिंजाइटिस को देख लेते हैं। जो मेनिंजाइटिस होता है यहाँ से बहुत प्रश्न नहीं बनता है, यहाँ से अब तक सिर्फ यही प्रश्न बना है कि मेनिंजाइटिस जो है यह वायरस जनित है या जीवाणु जनित है, तो यह वायरस जनित रोग है। और यह पूछा गया कि जो मेनिंजाइटिस होता है वह किसको प्रभावित करता है, तो यह मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अब जो मेनिंजाइटिस होता है यह वायरस, बैक्टीरिया तथा फंगल, यह तीनों के द्वारा मेनिंजाइटिस होता है, यह तीनों के संक्रमण से होता है। और इसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर जो चढ़ी झिल्ली होती है उसमें पूरी तरह से सूजन आ जाता है। अब हम लोग ट्रैकोमा रोग को देख लेते हैं। ये जो ट्रैकोमा होता है यह आँख से संबंधित रोग होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि ट्रैकोमा किससे संबंधित है, तो यह आँख से संबंधित होता है। इसमें जो कार्निया होती है उस कार्निया में बहुत अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे जो रोगी होता है वह निद्राग्रस्त की तरह दिखने लगता है। यानी इससे संबंधित जो रोगी होता है उसको देखने पर ऐसा लगता है कि अभी सो कर उठा है, हमेशा नींद में ही दिखने लगता है। इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन या फिर क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। हम लोग खसरा को देख लेते हैं। मिजल्स, यहाँ से भी बहुत प्रश्न नहीं बनते, यहाँ से सिर्फ अब तक यही प्रश्न बना है कि खसरा किससे संबंधित होने वाला रोग है, तो यह एक वायरल रोग होता है। इसका जो कारक होता है यह मार्बेली विषाणु होता है।
और इसका जो लक्षण होता है, आरंभ में नाक व आँख से पानी बहता है और पूरे शरीर में दर्द होता रहता है। अब हम लोग गलसुआ को देख लेते हैं। इसको मम्प्स भी बोलते हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया था कि गलसुआ किसको प्रभावित करता है, तो यह लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। यह गलसुआ जो होता है यह लार ग्रंथ को प्रभावित करने वाला मम्प्स विषाणु के द्वारा होता है, जिसका प्रसार रोगी के लार के द्वारा होता है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद जो कान का पिछला हिस्सा होता है, उस पिछले हिस्से में पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। उस पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और इसके उपचार के लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम लोग इन्फ्लुएंजा को देख लेते हैं। जो इन्फ्लुएंजा होता है यह एक संक्रामक रोग होता है, जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के द्वारा होता है। यह एक नॉर्मल फ्लू होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी में जो होता है सामान्य रूप से सिर दर्द होता है और पूरे शरीर में या फिर जितने भी जोड़ होते हैं उन सभी में जोड़ों का दर्द होता है, बहुत तगड़ा दर्द होता है। और यह सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार एवं तेज ज्वर होता है। यानी यह एक नॉर्मल फ्लू होता है। इसमें खांसी, जुकाम, सर्दी यही सब होता रहता है। और वायरस से संबंधित जितने भी रोग हैं यहीं पर इसका समापन होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस संबंधित वीडियो से अगर कोई भी सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।